नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना के मिडिल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, कल हमने डिस्कस किया था रशिया के, चाइना के और इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक वीडियो, जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि अगर रशिया को कल को कॉन्फ्लिक्ट के केस में सपोर्ट करना हो तो किसको करेगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि चाइना को करेगा और मैंने उसका काउंटर आपको दिया था। देखो, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। तो आज से हमारी टीम ये कोशिश करेगी कि आपके हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूं और वहां पर जो आपके ओपिनियन है उसके ओपिनियन में एक काउंटर ओपिनियन दूं और इस तरीके से एक अच्छी डिबेट हो सकती है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आप कमेंट करते रहिए और आज वाली वीडियो पर भी आप करके कमेंट बताइएगा कि क्या चाइना का ये जो पूरा कॉरिडोर का प्लान है, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या चाइना रशिया को, यूएसए को, इंडिया को बायपास कर पाएगा? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चाइना ने रशिया, इंडिया, यूएसए जैसी बड़ी कंट्रीज को बायपास करने का प्लान बना लिया है। और आप मुझे कमेंट करके ये वीडियो देखने से पहले ये बताना कि क्या कभी चाइना रशिया, इंडिया और यूएसए को बायपास कर पाएगा ट्रेड के मामले में या ट्रेड कॉरिडोर के मामले में? ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद हम एक पूरी अच्छी हेल्दी डिबेट करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DISF टीम की तरफ से। DISF टीम ने एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है अपना, और उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको, और ये जो ऊपर फॉलो वाला बटन है इस पर जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ये बेल का आइकॉन दबा लीजिएगा, तो जितने भी रेगुलर अपडेट्स होंगे इस चैनल के वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। इस चैनल पर आपको एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं और जो माइक्रो डायग्राम की पीडीएफ्स हैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, प्लस जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज होती है उसके लिंक्स भी हम इस पे चैनल पर पोस्ट किया करते हैं, तो जिस पे आप क्लिक करके पूरी वीडियो को देख सकते हो। तो इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं मैप के थ्रू, और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि टर्की की इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिक्स में क्या है। देखो, टर्की को खुद भी अपनी इंपॉर्टेंस पता नहीं है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, और आपको हमेशा लगता हो कि यूएसए इतना फोकस क्यों करता है टर्की के ऊपर, रशिया इतना परेशान क्यों रहता है टर्की से, चाइना इतना टर्की से रिलेशन क्यों बनाना चाहता है, बिकॉज ऑफ इट्स जियोपॉलिटिकल लोकेशन। अब टर्की जो है ना वो पूरी दुनिया के, आप समझ लो, एक तरीके से बीचों बीच आता है। यहां पर टर्की लाई करता है, और अगर आपके पास टर्की का स्ट्रांग होल्ड है तो आपको सीधा रशिया में एक्सेस मिलता है, मिडिल ईस्ट में एक्सेस है ही, अफ्रीका में आपको एक्सेस मिल सकता है, उसके साथ साथ यूरोप में आपको एक्सेस डायरेक्ट मिलता है, और सेंट्रल एशिया में तो अजरबैजान से होते हुए एक्सेस है ही। अब इसीलिए टर्की, बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल लोकेशन, आपको ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है जहां पर चाइना और टर्की मिल करके एक डील साइन करते हैं एक मिडिल कॉरिडोर बनाने का। ये मिडिल कॉरिडोर क्या है अभी आगे हम देखेंगे इसको कि मिडिल कॉरिडोर एक्चुअल में है क्या। अब आप समझ रहे हो चाइना और टर्की ने, और ये न्यूज कब की, 2022 की है। एक्चुअल में ये मिडिल कॉरिडोर, इस पे काम पहले भी शुरू हो चुका था, और इसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए चाइना और टर्की ने एक और डील साइन करी है। ये पहले की न्यूज है, और इसीलिए इस न्यूज को मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आ सके। चाइना और टर्की के रिलेशनशिप की वजह से ही टर्की को नेटो में पूरा साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी यूएसए द्वारा। यूएसए ने पूरी कोशिश की कि टर्की को साइडलाइन करे, क्योंकि देखो टर्की का अपना स्टैंड था कि नहीं, स्वीडन को ज्वाइन नहीं कराने देना, ये कुर्दिस्तान वाले मूवमेंट को सपोर्ट करता है, नहीं हम फिनलैंड को ज्वाइन नहीं होने देंगे। बट यहां पर टर्की को अपना स्टैंड हटाना पड़ा। स्वीडन, फिनलैंड, इन लोग को मेंबरशिप मिलने वाली है, फिनलैंड ऑलरेडी नेटो का मेंबर बन चुका है। तो टर्की आखिर ये स्टैंड क्यों हटाना पड़ा, क्यों टर्की के स्टैंड को साइडलाइन कर दिया गया नेटो में, क्यों टर्की को यूएसए जो है वो पूरा साइडलाइन करने पर लग चुका है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, जबकि टर्की को इतना इजीली आप साइडलाइन कर नहीं सकते। बहुत बड़ी कंट्री है टर्की, आपको पता है टर्की की लार्जेस्ट आर्मी है मिडिल ईस्ट की, तो आप टर्की को कैसे इग्नोर कर सकते हो। और इसी वजह से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि टर्की हैज मेड अ वेरी गुड रिलेशन विद चाइना। अब चाइना कर क्या रहा है टर्की के अंदर में, आप समझने की कोशिश करना। देखो, चाइना क्या कर रहा है कि टर्की और अजरबैजान से एक रेल कॉरिडोर बना दिया है चाइना ने। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये अजरबैजान जो है, अजरबैजान और आर्मेनिया का अपना अलग एक डिस्प्यूट है नगोर्नो काराबाख के रीजन को लेकर के। अब ये नगोर्नो काराबाख का रीजन के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना, उसको मैं पिन कर दूंगा। बस आप इतना समझ लो अभी के लिए, अगर आपको नहीं पता है तो कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये टेरिटरी का इशू है दोनों कंट्रीज के बीच में, और इंडिया यहां पर आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। चाइना बहुत लंबे टाइम से अजरबैजान को सपोर्ट करते आ रहा है। क्यों सपोर्ट करते आ रहा है? क्योंकि अजरबैजान में ये बाकू ऑयल फील्ड है, इस वजह से। अब अजरबैजान क्योंकि फ्रेंडली कंट्री है चाइना की, उसके साथ साथ यहां पर ऊपर आपको ये जॉर्जिया दिख रहा है, और ये जॉर्जिया जो है इसके ऑलरेडी बॉर्डर इश्यूज किससे हैं? रशिया के साथ हैं। और जब से ये यूक्रेन वाला इशू हुआ है, जॉर्जिया को भी समझ में आ गया है रशिया का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी अटैक कर सकता है। जब से यूक्रेन वाला ये पूरा कांड हुआ है, तो जॉर्जिया भी थोड़ा सा घबरा है, तो जॉर्जिया को भी अपने रिलेशंस बनाने हैं। तो जॉर्जिया भी फ्रेंडली कंट्री है चाइना की, और टर्की तो फ्रेंडली कंट्री हो ही चुकी है चाइना की। अब ये तीनों फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो यहां पर कोई भी डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लाने में चाइना को बहुत दिक्कत नहीं है। तो चाइना ने क्या किया है, अजरबैजान से लेकर के टर्की तक में एक पूरा रेल कॉरिडोर बना दिया है, वही रेल कॉरिडोर जॉर्जिया तक में बना दिया है। और इससे क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा सीधा यूरोप का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ यहां पर ही नहीं, टर्की के अंदर में ही नहीं, उसने पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज के बीच से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है रेल कॉरिडोर का, और ये रेल कॉरिडोर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इस पे ट्रांजिट शुरू हो चुका है। अब ये चाइना कर क्यों रहा है, इसको समझने की कोशिश करना आप। देखो, पहले जो चाइना ट्रेड रूट यूज करता था, वो दो रूट यूज करता था। एक तो रशिया के थ्रू, ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये जो येलो वाली लाइंस है, ये रशिया के थ्रू ट्रेड करता था।
और दूसरा जो ट्रेड करता था वो इंडियन ओशियन से ट्रेड करता था। अब जो चाइना इसका रीज़न बता रहा है कि मैं ये मिडल कॉरिडोर बनाया मैंने क्यों है, उसका रीज़न ये है कि देखो अगर वो रशिया के थ्रू अपने सामान भेजता था, तो वो लगता था 15 से 20 दिन और इंडियन ओशियन के थ्रू भेजता था तो ज़रूर-सी बात है स्लो जाएगा, पानी से जा रहा है तो 45 से 60 दिन लगता था। लेकिन वहीं अगर आप मिडल कॉरिडोर से ट्रांज़िट करेंगे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जो चाइना कह रहा है, तो उसमें सिर्फ 10 से 15 दिन लगता है। तो इसीलिए मिडल कॉरिडोर बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है चाइना के लिए टाइम सेव करने में। बट एक्चुअल में दूसरा रीज़न इसके पीछे का ये है, अब आप इसको समझना कि अगर इंडियन ओशियन से चाइना अपना पूरा ट्रेड कर रहा है, तो इंडियन ओशियन में इंडिया का बहुत बड़ा कब्ज़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोस्टलाइन शेयर करता है इंडिया और इंडियन ओशियन में काफ़ी एक्टिव है इंडिया। पैसिफिक में यूएसए काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि साउथ चाइना सी से होकर ही तो तुम जाओगे। तो यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट का एक चोक पॉइंट है, जो कि यूएसए और इंडिया जैसी कंट्रीज़ कभी भी चोक कर सकती है अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है। ऊपर से यहाँ बाब अल मांदेब का चोक पॉइंट है, यहाँ सुएज़ कनाल का चोक पॉइंट है। ये सारे चोक पॉइंट्स पे बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ ने अपना कब्ज़ा जमा रखा है। पैसिफिक में यहाँ यूएसए एक्टिव है, यहाँ इंडिया एक्टिव है और ऊपर रशिया। तो ये सारी कंट्रीज़ को अगर आप बायपास कर दो इस मिडल कॉरिडोर से, तो ये कंट्रीज़ कभी भी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको चोक नहीं कर पाएँगी और आपके ट्रेड को हार्म नहीं कर पाएँगी। और अगर ट्रेड को हार्म नहीं कर पाएँगी, तो आपकी इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप आराम से अपने किसी भी वॉर को फंड कर सकते हो। दैट इज़ द रियल गेम ऑफ चाइना। इसीलिए मिडल कॉरिडोर एकदम जियोपॉलिटिक्स के अंदर में गेम चेंजर साबित हो रहा है। रशिया जो कोशिश कर रहा था कि थर्ड वर्ल्ड बनाएँगे यूएसए के अगेंस्ट में, वो एक्चुअल में चाइना ने ऑलरेडी ये थर्ड वर्ल्ड बना दिया है। और सिर्फ आप देखोगे कि टर्की के अंदर में ये डिफरेंट पोर्ट्स को सेटअप करने के लिए चाइना ने 5 बिलियन से ज़्यादा डॉलर सिर्फ टर्की के अंदर में खर्चा कर दिया है। अब अज़रबैजान की बात छोड़ दो आप और सेंट्रल एशिया की बात छोड़ दो, वहाँ पर कितना इसने स्पेंड किया है। सिर्फ टर्की में 5 बिलियन स्पेंड कर दिया है और ये पूरा जो कॉरिडोर है इनका, जो ट्रेड कॉरिडोर बनाया है इन्होंने, जिसको मिडल कॉरिडोर कहते हैं, ये शुरू भी हो चुका है, उस पे ट्रांजिट हो भी रहा है। अभी मैं आगे बताऊँगा कितना ट्रांजिट हुआ है। अब देखो इस कॉरिडोर से चाइना करेगा क्या? अब आपका सवाल ये होगा कि ना चाइना के पास ऑयल है, ना चाइना के पास नेचुरल गैस है, तो चाइना करेगा क्या ये कॉरिडोर बना करके? उसको फ़ायदा क्या है? चाइना सुपर पावर बनने के एक स्टेप क्लोज़र आ जाएगा, जहाँ पर कोई भी बड़ी कंट्री उसके ऊपर कभी भी उसकी इकोनॉमी पे हार्म नहीं कर पाएगी। और जब इकोनॉमी आपकी फ्री हो जाएगी, तो आप मिलिट्री पावर आराम से बन सकते हो। आप कोई भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट या कोई भी एक्सपेंशन ईज़िली कर सकते हो। क्योंकि इकोनॉमी एक सबसे बड़ा चोक पॉइंट होती है, जहाँ पर कोई भी कंट्री आपको हार्म कर सकती है। अब ये मिडल कॉरिडोर से होगा क्या? अज़रबैजान जो कंट्री है या कज़ाकस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज़ हैं, इन सब के पास, जैसे कज़ाकस्तान की बात करो, कज़ाकस्तान के पास ऑयल है, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पास नेचुरल गैस है, अज़रबैजान के पास भी बाकू ऑयल फील्ड है बहुत बड़ा। तो चाइना इज़ डूइंग कि यार तुम लोग प्रोडक्शन अपना बढ़ाओ और जो ये एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं, जो एनर्जी हंग्री कंट्रीज़ हैं, सॉरी, जो एनर्जी हंग्री कंट्रीज़ हैं यूरोप की, जैसे जर्मनी हो गई, ये हो गई, जैसे जर्मनी का भी क्या हाल हुआ? आप देखो जैसे ही रशिया ने अपनी नॉर्ड पाइपलाइन ब्रेक की, जर्मनी की हालत खराब हो गई। तो इनको तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए, क्योंकि बहुत मॉडर्नाइज़ हो चुके हैं। तो आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करो ना, जो रशिया कर रहा है, जो मिडल ईस्ट कर रहा है, जो सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब पपेट्स जो हैं यूएसए के, वो सब कर रहे हैं, वो तुम लोग करो। तो चाइना व्हाट इज़ डूइंग कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको बना करके इन्वेस्ट करके दे रहा है, इससे इन कंट्रीज़ को भी बहुत बड़ा बिज़नेस मिलेगा और इससे चाइना को भी फायदा होगा, बायपास करने में और सुपर पावर बनने में। इसीलिए चाइना ये पूरे प्रोजेक्ट को बना रहा है। अब इस पे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की ये दलील होती है कि ये रेल कॉरिडोर कितने साल तक काम करेगा? 10-20 साल, लेकिन जितना पैसा लगा उतना वापस थोड़ी आ पाएगा, क्योंकि उसके बाद तो एनर्जी सोर्स स्विच कर देंगे मोस्ट ऑफ दी यूरोप की कंट्रीज़, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चली जाएँगी। तो चाइना ने कहा ठीक है जी, इसका भी हम इंतज़ाम करते हैं। चाइना ने क्या कहा है, अज़रबैजान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आप जनरेट कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और उसके साथ-साथ ब्लैक सी से होते हुए एक इलेक्ट्रिक केबल पूरा बिछाएँगे यूरोप तक, और जो इलेक्ट्रिसिटी ये बेचती हैं बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जैसे स्पेन और स्वीडन, यूरोप की कंट्रीज़ को, वो इलेक्ट्रिसिटी तुम बेचो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए ये जो पूरा प्लान है मिडल कॉरिडोर का, इसमें इलेक्ट्रिक केबल्स के भी प्लान हैं, इसके साथ-साथ अभी शिपिंग यार्ड्स के भी प्लान हैं इनके, जो कि इन प्रोसेस हैं, जो कि डेवलप हो रहे हैं। और एक बार ये मिडल कॉरिडोर पूरा कंप्लीट हो गया, तो चाइना एकदम से पूरे ट्रेड को डाइवर्ट कर देगा अपने मिडल कॉरिडोर के ऊपर और बहुत सारा पैसा चाइना कमाएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, सुपर पावर बनने के बहुत क्लोज आ जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया की, सब छोटी कंट्रीज़ हैं, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना। अगर आप जॉर्जिया की बात करो, अगर आप अज़रबैजान की बात करो, कज़ाकस्तान, ये सारी बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं। तो चाइना और टर्की 2 बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, अगर ये मिडल कॉरिडोर पर सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, 2022 में जब से डिस्टर्बेंस हुई है रशिया के अंदर में, सुएज़ कनाल के अंदर में, हूथी रिबेल्स ने बवाल मचा रखा है जो रेड सी के अंदर में, उसकी वजह से 30% जो ट्रैफिक है वो ऑलरेडी मिडल कॉरिडोर पर डाइवर्ट हो चुका है। बड़ी-बड़ी कंपनी, मर्क्स जैसी कंपनी भी अब मिडल कॉरिडोर यूज़ करना शुरू कर चुकी हैं। तो चाइना हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ गेम प्लान। सो आई होप आपको ये पूरा चाइना का गेम प्लान समझ में आया होगा, किस तरीके से वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाली है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा रिप्लाई करने का। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।